जय हिंद। न्यूज विद आजाद खालिद में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान। मौलाना साहब की एक ऑडियो क्लिप जिसके आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, बताया जा रहा है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। यानी उस ऑडियो क्लिप में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है और इस तरह से अगर देखा जाए जिस आधार पर वो एफआईआर दर्ज की गई है, वो ऑडियो क्लिप शायद अब पुलिस के लिए मुसीबत बन सकता है। दरअसल ये खबर कई सम्मानित अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और अगर बात करें न्यूज 18 की वेबसाइट पर भी दर्ज की गई है। यानी मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि मौलाना साद की जो ऑडियो थी जिसके आधार पर उनके खिलाफ 304 जैसे यानी अपराध जो हत्या तक की साजिश या हत्या करने तक के मामले को तय करता है, उसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वो ऑडियो क्लिप कहीं ना कहीं छेड़छाड़ के मामले में अब संदिग्ध होती जा रही है। हालांकि इस बारे में अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिना किसी तैयारी के ही दिल्ली पुलिस ने इतना बड़ा मामला दर्ज कर लिया था? क्या बिना फोरेंसिक जांच या फोरेंसिक एक तरह से एक्सपर्ट्स की राय के बगैर ही उस ऑडियो क्लिप के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली थी? तो क्या दिल्ली पुलिस ने बिना किसी होमवर्क के इतना बड़ा एक तरह से मामला दर्ज करके इतने बड़े नाम को कहीं ना कहीं घसीटने की कोशिश में शामिल थी? क्या दिल्ली पुलिस या कुछ लोग किसी कम्युनिटी को या किसी जमात के आधार पर किसी धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे? ये तमाम सवाल मीडिया की उन रिपोर्ट्स के बाद उठने लगे हैं जिसमें कहा गया है कि मौलाना साद की जो ऑडियो क्लिप थी उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और जिसके आधार पर कोरोना जैसे घातक बीमारी को मौलाना साद ने कहा था कि उससे डरने की जरूरत नहीं है और न क्वारंटाइन होने की जरूरत है और आप इकट्ठे हो सकते हैं। वो ऑडियो क्लिप कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो छेड़छाड़ उसके साथ की गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खासतौर से इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और कई मीडिया संस्थानों में यह खबर है कि बाकायदा जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो वहां पर एक लैपटॉप मिला जिसके अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिए गए बयानों को कहीं ना कहीं कलेक्ट किया गया। लेकिन जो ऑडियो जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी वो एक साथ उसकी कलेक्शन नहीं मिली, यानी वो काट काट कर और अलग अलग जगह के ऑडियो को मिलाकर वो बनाई गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी इस पर कुछ कह नहीं पा रही। हालांकि उसका स्टैंड शायद यही रहेगा कि ये मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं निराधार हैं और हमने पूरे जांच के बाद ही मामला दर्ज किया है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या दिल्ली पुलिस ने बिना फोरेंसिक जांच के ये ऑडियो क्लिप को आधार मानकर एफआईआर दर्ज की और बाकायदा अपनी डे टू डे रिपोर्टिंग को मीडिया को रिलीज किया और मीडिया के को बताकर एक इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया? क्या अकेले दिल्ली पुलिस की ये खामी रही या कुछ लोग इसमें शामिल थे, या ये मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ऑडियो क्लिप उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, अगर ये फर्जी है तो क्या दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस पर जारी नहीं किया गया है, जबकि इस खबर को जारी हुए अभी बहुत देर हो गई है और खासतौर से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल यह है कि अगर मौलाना साद की ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसके आधार पर उनको एक तरह से मामले में फंसाया गया है और कहीं ना कहीं जमात को और एक समाज को और एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए कोरोना से जोड़कर किया गया है, तो क्या अब कुछ लोग इसके खिलाफ या इसके लिए माफी मांगेंगे? इसके अलावा सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या अब कुछ लोग जो माफी मांगेंगे वो किन किन लोगों से माफी मांगेंगे? अगर ये ऑडियो वाकई में इसके साथ छेड़छाड़ हुई है और जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो क्या कुछ वो जो साजिश रचने वाले लोग थे वो बेनकाब किए जाएंगे, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी या अब सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? या जो लोग डॉक्टरेट करके उस ऑडियो को बना रहे थे या जिन्होंने उसमें एडिटिंग करके उसको एक तरह से मेलाफाइड इंटेंशन से उसको बनाया था, उनकी जांच की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की थी तो क्या उसने उस ऑडियो क्लिप का ओरिजिनल सोर्स या जो मूल एक तरह से जहां से मूल उत्पत्ति थी, जो उसका केंद्र था, क्या उसकी जांच की थी? क्या उसके बगैर ही उसने एफआईआर दर्ज कर ली? दरअसल ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब उन मीडिया हाउसेस को भी देना है जिन्होंने ये खबर चलाई है और दिल्ली पुलिस को भी देना है जिसने वो एफआईआर दर्ज की है। लेकिन अगर मौलाना साद की ऑडियो क्लिप में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है तो यकीनन इसमें कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है कुछ लोगों को। जिस तरह से लोगों का कहना है कि सब्जी वालों को टारगेट किया गया, एक समाज को टारगेट किया गया, एक दल को, एक जमात को, एक ग्रुप को टारगेट किया गया, उस जमात के आड़ में कुछ लोगों को, खासतौर से एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया, एक साजिश के तहत उनको
बदनाम किया गया। ये तमाम चीजें क्या देश की एकता और अखंडता के खिलाफ तो कोई साजिश नहीं थी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसको लेकर अब शायद दिल्ली पुलिस और खास तौर से हायर एजेंसीज को और जांच एजेंसीज को सक्रिय होना होगा और खास तौर से इस बिंदु पर भी जांच करनी होगी। लेकिन जो खबर आ रही है वो अपने आप में बेहद गंभीर है और ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या बिना किसी बड़े ठोस सबूत के, बिना किसी जांच के, बिना फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के, बिना साइबर सेल के क्या ये मामला दर्ज किया गया? क्या 304 जैसी गंभीर धाराओं में एक ऐसी नामवर हस्ती को बुक किया गया और उसके आधार पर उस कम्युनिटी को टारगेट किया गया जिससे वो बिलोंग करते थे? लेकिन अब दिल्ली पुलिस का शायद स्टैंड यही होगा कि सबसे पहले तो वो ऑफिशियल अपना बयान जारी करे और बयान जारी करने के बाद ये स्पष्ट करे कि या तो उसने जो एफआईआर दर्ज की है उसके पास उसके ठोस सबूत हैं और उस ऑडियो की उसने जांच कर ली है, वो फॉरेंसिक जांच को भी सार्वजनिक करे जिसके आधार पर वो इसको बुक किया है, या फिर उन मीडिया हाउसेस से स्पष्टीकरण मांगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन सवाल यही है कि कोरोना से जंग में जहां एक तरफ पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने की बात कर रही थी और उसके ओरिजिन को तलाश करने की बात कर रही थी, सिर्फ इसी तरह की कुछ खबरों के आधार पर लोगों ने एक विशेष धर्म को और विशेष समाज को टारगेट करना शुरू कर दिया और मामले को डाइवर्ट कर दिया। हालांकि इसके नतीजे ये हुए कि देश में एक ऐसा माहौल बना कि सब्जी वालों से भी लोग दूरी बनाने लगे, एक समाज से भी दूरी बनाने लगे और कोरोना का सिर्फ एक धर्म विशेष का ही ओरिजिन मानकर वहीं तक टारगेट किया। जबकि अब हालात ये बन गए हैं कि मौतों की तादाद लगभग 2000 तक पहुंच गई है। एक से लेकर सफर तय करते करते कोरोना के कहर ने 2000 तक की तादाद को पा लिया है। लगभग 60,000 लोग जो है संक्रमित हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि अब गुजरात और अहमदाबाद के अंदर और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के अंदर अब जो है मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। वहां पर रेड अलर्ट, एक तरह से रेड जोन को घोषित कर दिया गया है। यहां तक कि कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि गुजरात के अंदर नमस्ते ट्रंप की वजह से कहीं ना कहीं कोरोना फैला है। लेकिन जिस तरह की ये एफआईआर और जिस तरह की ये चीजें निजामुद्दीन से और मरकज से, खासतौर से तबलीगी जमात के मरकज से प्लान की गई थी, उसके बाद देश भर के अंदर एक विशेष धर्म को, एक विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, उससे भी शायद कहीं ना कहीं कोरोना से जंग जो लड़ रही थी सरकार और खासतौर से हमारी मशीनरी, उसमें भी कहीं ना कहीं शिथिलता या कहीं ना कहीं जो एक किसे कहना चाहिए दिमाग बंटने वाली या ध्यान बंटने वाली बात हुई है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की अब जांच होनी चाहिए और ये सामने आना चाहिए कि अगर वो ऑडियो या मौलाना साहब का जो रोल है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध नहीं था, तो अब कौन वो लोग थे जो इसमें साजिश को रच रहे थे, या अब जिन्होंने ये खबर चलाई है या ये बात फैला रहे हैं वो कौन लोग हैं। कुल मिलाकर अब मामला ये हो गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी देश के सामने आना चाहिए ताकि देश के अंदर सुरक्षा और एक विश्वास का माहौल बना रहे। खास तौर से वो जो संविधान की और कानून की एक मूल भावना है कि चाहे 100 दोषी छूट जाएं लेकिन किसी निर्दोष को सजा ना हो, यानी अगर मौलाना साहब निर्दोष है या उनकी ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है तो निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए और उन लोगों को सामने लाना चाहिए जिन लोगों ने ऐसा काम किया कि वो एडिटेड ऑडियो पुलिस तक पहुंचाई या उस एडिटेड वीडियो के आधार पर एक साजिश को रचा, और अगर पुलिस के पास ठोस सबूत है तो उसको भी वो सार्वजनिक करे ताकि देश की जनता का जो विश्वास है वो कानून व्यवस्था पर और खास तौर से दिल्ली पुलिस पर बना रहे। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।